नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आईबीपीएस द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस ने पीओ यानी कि प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो इसकी जानकारी अभी आपको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी डेट शेड्यूल को देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 जुलाई से चालू हो गई है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 21 जुलाई 2025 को है। दोस्तों, इसकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वह अगस्त में होने वाले हैं। इसके जो डेट्स हैं एग्जैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और इसका जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है वह सितंबर में आ जाएगा। उसके बाद सितंबर या अक्टूबर में ही आपको इसके मेंस के कॉल लेटर डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन जो है वह अक्टूबर 2025 में होगा। इसके भी डेट्स आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे आफ्टर प्रीलिम्स। उसके बाद नवंबर में जो है इसके मेंस के रिज़ल्ट आ जाएंगे। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वह नवंबर या दिसंबर में होगा। उसके बाद इंटरव्यू जो है दिसंबर या जनवरी में कंडक्ट कराएंगे और इसका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है आपको कौन सी बैंक मिल रही है वह जनवरी या फरवरी 2026 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन कितनी आपको चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर वाले व्यक्ति जो होंगे उनका जो रिज़ल्ट है 21 जुलाई 2025 या उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आप सबको बैंक्स बताऊंगा कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेटिंग हैं जिसमें आपको नौकरी लगेगी। दोस्तों, इसकी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आप यहाँ देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों में से कोई भी बैंक में आपको नौकरी लग सकती है यदि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी एज बताता हूं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। इसकी एज के बारे में जानते हैं तो इसमें जो मिनिमम एज है वह 20 ईयर्स होना चाहिए। यदि आप 20 ईयर्स के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। अब 20 ईयर्स मिनिमम है यानी कि आपका 20 ईयर्स आपका पूरा हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 10 ईयर रिलैक्सेशन यानी कि आप 30 साल तक के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30 साल तक है तो आप 30 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसमें फीस कितने लगेगी। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वह पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। 175 रुपीज़ आपको पे करने होंगे इस फॉर्म के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से कैटेगरी वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड वाले व्यक्ति
इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर है हियरिंग इम्पेयर्ड वाले व्यक्ति, यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड में क्या होना चाहिए। लोकोमोटर डिसेबल और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड एक ही है। ओसी और एलडी कैटेगरी वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें सब कैटेगरीज होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कैटेगरीज जो हैं यहाँ पे लिखे हैं। सेरिबल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, स्पाइनल इंजरीज वाले व्यक्ति लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ऑर्थोपेडिक चैलेंज में आते हैं। यहाँ पर एक एक जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो सब कैटेगरीज वो होती हैं ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी किसी को हो, जैसे एबीसी कैटेगरी डी जो अभी आपने देखा था कैटेगरीज, इसमें से मल्टीपल आपकी डिसेबिलिटी हो तो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि इसमें जो है डिसेबिलिटी जो है आपकी 40% से ज़्यादा या 40% या 40% से ज़्यादा होगी और आपकी डिसेबिलिटी जो है परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, तब आपको रिजर्वेशन में लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। बहुत से दोस्तों को क्वेश्चन रहते हैं कि टेम्पररी और परमानेंट वाले सर्टिफिकेट चलेंगे या नहीं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि इसमें इस बार आईबीपीएस ने स्पष्ट नोटिफिकेशन में भी दे दिया है कि जो परमानेंट डिसेबिलिटी वाले सर्टिफिकेट हैं वही चलेंगे। आपको मैं वह लाइन भी दिखा देता हूं कहां पर लिखा है। तो यहां पर आप नोट वाले कॉलम में यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट नोट वाले नोट जहां पे लिया गया है ये वाला, यहां पर सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी सर्टिफिकेट, यानी कि टेम्पररी सर्टिफिकेट आपका है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपका डिसेबिलिटी जो है वह परमानेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज डिसेबिलिटी कैटेगरी वाइज मैं बताने जा रहा हूं, इसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक दिए गए हैं और यहाँ पे कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की दी गई हैं, एचआई, ओसी, वीआई और आईडी। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है एचआई कैटेगरी में 10 वैकेंसी है, ओसी में 10, वीआई में 10 और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 10। बैंक ऑफ इंडिया में जो है 7 वैकेंसी सभी कैटेगरी में हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10-10 सभी कैटेगरीज के लिए हैं। कैनरा बैंक में 10-10 हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5-5 वैकेंसीज हैं और इंडियन बैंक ने एनआर यानी कि नॉट रिपोर्टेड है, इसमें भी वैकेंसीज आगे आने वाले दिनों में ऐड होंगी। जिन्होंने एनआर रिपोर्ट किया है, नॉट रिपोर्टेड किया है, तो आशा है इसमें भी वैकेंसीज ऐड होंगी। और इंडियन ओवरसीज़ में 4 एचआई के लिए, 5 ओसी के लिए, वीआई के लिए 7 और आईडी के लिए 6। पंजाब नेशनल बैंक ने दो वैकेंसीज जो हैं सारी कैटेगरीज में दिए हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक ने एचआई के लिए 16, ओसी के लिए 3, वीआई के लिए 3, आईडी के लिए 11 दिया है। तो दोस्तों टोटल एचआई कैटेगरी के लिए 64 वैकेंसीज हैं, ओसी के लिए 52 है, वीआई के लिए 54 है और आईडी के लिए 61 है। तो टोटल जो है अभी रिपोर्ट जो हुई है 231 वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिपोर्टेड है।
आने वाले दिनों में यह बढ़ जाएंगे। जो बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है वह भी रिपोर्ट कर देगी। तो दोस्तों, यह रही वैकेंसी की डिटेल। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब दोस्तों स्ट्रक्चर देख लेते हैं एग्ज़ामिनेशन की। तो सबसे पहले जो है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होगा। प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है टोटल 100 होंगे। इंग्लिश में 30, क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। टोटल 60 मिनट्स दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा। इसमें जो है टोटल 145 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें एसे और कॉम्प्रहेंशन होते हैं वह 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद मेंस आप क्वालिफाई करते हैं तो थर्ड स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जो है आपको अपीयर होना पड़ेगा इंटरव्यू प्रोसेस से पहले। यह आपका नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बट मैंडेटरी है आपको इंटरव्यू से पहले इसमें जाना पड़ेगा आपको पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होने के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे आपका कट ऑफ आपका डिसाइड होता है। यदि आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको जो है बैंक मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप सबको स्क्राइब के गाइडलाइंस के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों अब हम स्क्राइब के गाइडलाइंस के बारे में देख लेंगे। स्क्राइब की गाइडलाइंस बहुत बड़ी दी गई रहती हैं नोटिफिकेशन में, बट आप सबको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वह बताने जा रहा हूं। तो स्क्राइब कौन से व्यक्ति सबसे पहले देखते हैं, ले सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं, वह व्यक्ति स्क्राइब ले सकते हैं। और लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट्स जिनके राइटिंग हैंड अफेक्ट हो, यानी कि आप जिस हाथ से लिखते हैं वह काम नहीं कर रहा हो, तो आप स्क्राइब का यूज कर सकते हैं। स्क्राइब के लिए यहाँ पर दिया गया है, स्क्राइब जो है आपको ओन लेकर आना होगा, यानी कि आपको स्क्राइब जो है आपको खुद अरेंज करना होगा, आईबीपीएस नहीं करके देगा। उसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट है वह दोस्तों कि कैंडिडेट और स्क्राइब दोनों को एक सुटेबल अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाता है, वह आपको साइन करने होंगे वहां पर। और यहाँ पर दिया गया है यदि आप एग्जामिनेशन में जो है स्क्राइब के बारे में जो है डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं, वह कोई गलत उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको जो है आगे अगर पकड़ा जाते हैं तो आपको जो है परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है स्क्राइब जो व्यक्ति ले जाते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दोस्तों आगे आने वाले दिनों में यदि डाउट आता है कि आप स्क्राइब ले सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए आपका जो है मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा आप। और स्क्राइब जो यूज करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में स्पष्ट करना होगा, उसमें यस करना होगा, तभी आपको स्क्राइब की फैसिलिटी दी जाएगी। और यदि आपका वायलेशन कुछ आप करते हैं एग्जामिनेशन इन बिटवीन, यानी कि स्क्राइब आंसर कर रहा है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो भी आपका जो है स्क्राइब कैंडिडेचर स्क्राइब आपको पकड़ा जाता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक चीज ध्यान रहे दोस्तों,
जो कैंडिडेट आप ले जा रहे हैं स्क्राइब के लिए वह यह फॉर्म नहीं भरना चाहिए। यदि आगे वह एग्ज़ाम देता है पीओ का और आपका स्क्राइब भी बनता है तो भी आपका दोनों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यही सब मेन पॉइंट्स थे स्क्राइब के बारे में दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए जाते हैं जो आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता ही दिया हूँ। और आधार ऑथेंटिकेशन वाले पॉइंट रह गया। आधार कार्ड स्क्राइब और कैंडिडेट का ले जाना अनिवार्य है, वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों स्क्राइब के बारे में यह मेन पॉइंट्स आपको मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आती हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं तो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।